मंकी पॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया, जिसके बाद से भारत में भी जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो अलर्ट है। लगातार स्टेट्स को एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है, स्टेट्स के साथ बैठक की जा रही है और कल यानी कि रविवार को एक संदिग्ध मामला आया है। हालांकि उस शख्स की इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, कंफर्म केस अभी नहीं है, लेकिन आखिर मंकी पॉक्स को लेकर जो अलर्ट है, जो चिंताएं हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर संजय राय। उनसे बात करते हैं। एम्स कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर हैं। सर, मंकी पॉक्स को लेकर लगातार अलर्ट्स हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय बहुत अलर्ट दिखाई दे रहा है। आप क्या समझते हैं अभी जो हालात भारत में हैं, क्योंकि अभी कोई कंफर्म केस नहीं है, लेकिन क्या हालात ऐसे हो सकते हैं कि केसेस आए भारत में भी? आपको क्या लगता है? जी हाँ, देखिए, जहाँ तक अलर्ट होने की बात, अच्छी बात है। जब डब्ल्यूएचओ ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इसको डिक्लेयर किया है तो सारे वर्ल्ड के लोगों को करना चाहिए। सतर्क होकर हम सर्विलेंस कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। सिर्फ मंकी पॉक्स के लिए नहीं, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के लिए करते रहना अच्छी बात है कि हम जल्दी से डिटेक्ट कर लें, तो जो है करेक्टिव मेजर्स जो भी लेने होते हैं हम ले लें। जहाँ तक मंकी पॉक्स की बात है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया पब्लिक हेल्थ कंसर्न, लेकिन यह बीमारी जो है इतनी नई नहीं है। देखा जाए तो पिछले 50 साल से ज्यादा से हम मंकी पॉक्स के बारे में जानते हैं। 1970 में पहली बार ह्यूमन में एक बच्चे में कांगो में ये हुआ था, डिटेक्ट हुआ था, लेकिन उसके पहले भी जो है एनिमल्स में पाए गए थे। सो ऑलमोस्ट 50-60 से ही जो है मंकी पॉक्स के बारे में पता है। तो जो भी फ्यूचर में मंकी पॉक्स के बारे में अगर हमें कोई संभावना व्यक्त करनी है, तो जो आज तक हमने साक्ष्य जनरेट किए हैं, सो एविडेंस बेस्ड, क्योंकि हम मॉडर्न मेडिसिन को कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, तो हमें उस साक्ष्य के बल पे ही कुछ कहना चाहिए कि ये साक्ष्य है, वह करेगा। जैसे किसी भी डिजीज का हम मैनेजमेंट जो करते हैं, बुखार को भी मैनेज करते हैं कि ठीक है पैरास्टामॉल दे दो, उससे ठीक हो जाएगा। सेम कैसा मैनेजमेंट है, कितने बढ़ने की संभावना है पूरी दुनिया में, क्या कोविड जैसे तेजी से फैल जाएगा। पब्लिक हेल्थ कंसर्न टू कोविड को भी डिक्लेयर किया गया, लेकिन हम सारा कुछ लॉकडाउन ये सब करने के बाद भी नहीं लगा पाए। ये 50 साल से डिजीज है, फिर भी उस तरीके से कभी नहीं फैला। छिटपुट आउटब्रेक्स हुए, देखा जाए तो कई आउटब्रेक्स हुए हैं, और जैसे सेंट्रल अफ्रीका में और वेस्ट अफ्रीका में, वो दोनों थोड़ी उनकी वैरायटी अलग अलग है। क्लेड जिसको हम कहते हैं, सेंट्रल अफ्रीका की अलग है, वेस्ट अफ्रीका के लिए। सेंट्रल अफ्रीका की थोड़ी सी सीवियरिटी जो है ज़्यादा मानी जाती है। वह जो है, जो जैसे कांगो वाला जो क्लेड है, उसमें जो है करीब 3% के आसपास पहले भी था। अभी भी जो आउटब्रेक्स अभी हुए हैं उसमें थोड़ी सी सीवियरिटी ज़्यादा है, 3% के आसपास। अदरवाइज ये माइल्ड डिजीज है। माइल्ड डिजीज आप इसको कह रहे हैं। सर, इस डिजीज के सिम्टम्स अगर आम भाषा में समझा जाए तो क्या है? अभी जो संदिग्ध मरीज आ रहे हैं उनमें कैसे सिम्टम्स हैं और जो होते हैं वो कैसे? देखिए, जो इनके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वह बहुत कुछ जो है रिजेंबल करते हैं, मिलते हैं स्मॉल पॉक्स से। लेकिन स्मॉल पॉक्स बहुत ही सीवियर था, उसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी। तो क्या होते हैं सिम्टम्स, जैसे शरीर में दर्द रहना, ये में उसके बाद जो है फीवर आ जाना, लिम्फेडेनोपैथी मतलब शरीर में गांठ में स्वेलिंग आ जाना, जिसको लिम्फेडेनोपैथी कहते हैं, वो यूजुअली वायरल डिजीज में नहीं होता है, इसमें होता है। और उसके बाद जो है चकते पड़ना शरीर में और फफोले पड़ना, ब्लिस्टर्स जिनको कहते हैं, उस टाइप का पड़ना। फफोले जो पड़ते हैं वह फेस पे और एक्सट्रीमिटीज पे, मतलब हाथ पैर में, हाथों में ज्यादा होते हैं, इसलिए जो है इनको पहचानना इजी रहता है। कुछ जैसे वायरल डिजीज हैं जिनमें फफोले तो होते हैं बट वो ट्रंक में होते हैं, तो कवर रहता है, तो इसलिए नहीं पहचान पाते। इनको डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली इसलिए इजी रहता है। और यूजुअली जो है इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब एक बार आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो वह जो है करीब 1 से 2 हफ्ते के अंदर, मतलब 6 दिन से लेकर 13 दिन यूजुअली है इंक्यूबेशन पीरियड इनका माना जाता है। उसके भीतर जो है सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। और इस टाइप के सिम्टम्स अगर हों तो हो सकता है ये हो आपका मंकी पॉक्स, एम पॉक्स हो सकता है आपका जो है कोई और वायरल डिजीज भी है, उसमें भी हो सकता है। लेकिन अगर कहीं कंटैक्ट की हिस्ट्री है, क्योंकि बहुत ही क्लोज कंटैक्ट में ये इसकी फैलने की संभावना ज्यादा रहता है, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि एम पॉक्स ही हो सकता है। क्या टेस्ट इसके लिए कराया जाता है? क्या टेस्ट इसके लिए अवेलेबल हैं और कितनी देर का वो प्रोसेस होता है? टेस्ट की रिपोर्ट्स कितनी देर में आती है? इसके बारे में जानकारी। देखिए, हमारे पास टेस्ट हैं, या तो हम एंटीबॉडीज लेवल कर सकते हैं या पीसीआर कर सकते हैं। पीसीआर अवेलेबल है,
और आप तो कोविड आने के बाद पीसीआर तो इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अवेलेबल हो गया, तो टेस्ट के पहले अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा इशू था टेस्ट की, तो पीसीआर किया जा सकता है, पीसीआर का रिजल्ट सेम डे आ जाता है, एंटीबॉडीज का भी रिजल्ट सेम डे लिया जा सकता है। तो ये 2 टेस्ट अवेलेबल हैं जिनसे जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि वह है कि नहीं है। इसके लिए प्रिकॉशंस क्या कुछ हैं? अगर किसी शख्स को इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, वो अस्पताल जाता है या नहीं जाता है, फिर टेस्ट कराता है, तो किस तरह के प्रिकॉशंस लेने की खास जरूरत है? जी हाँ, जब भी किसी को फर्स्ट तो एज ए जिम्मेवार नागरिक हमें बनना चाहिए, जिसको भी ये सिम्टम्स आते हैं उनको जो है अपने आप को ही आइसोलेट कर लेना चाहिए। यह बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में होता है, इन्फेक्शियस है डिजीज, लेकिन कोविड जैसे हाईली इन्फेक्शियस नहीं है। नहीं तो अभी तक कई पेंडेमिक पूरी दुनिया में हो चुके होते, 50 साल से ज़्यादा से इस डिजीज के बारे में हमें पता है, तो उतना इन्फेक्शियस नहीं है। न ही उस फैमिली का है जिस फैमिली का स्मॉल पॉक्स था, जिसको हम चेचक या बड़ी माता कहा करते थे, उसमें जो है पूरे गांव का गांव इन्फेक्ट हो जाता था, हाईली इन्फेक्शियस डिजीज था। मॉर्टलिटी भी अच्छी खासी होती थी, मॉर्टलिटी के बाद मतलब मृत्यु दर उसमें काफ़ी ज़्यादा थी, 30 से 40% तक मृत्यु दर हो जाती थी उसकी। जो लोग बच जाते थे उनमें जो है काफ़ी लोगों में जो है प्रॉब्लम रहती थी, अंधा हो जाना, आंख की रोशनी चले जाना, ये सब होता था क्योंकि ब्लिस्टर उसके अंदर आ जाते थे। यह उतना इन्फेक्शियस नहीं है। बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में जो सो स्किन टू स्किन टच में होने की संभावना रहती है, या हमने सेम बिस्तर शेयर किया है जिसपे वह अगर फफोले पड़े हैं वही बिस्तर हम शेयर कर रहे हैं, या उसके बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में बहुत दिनों तक हैं, थ्योरेटिकली इससे भी हो सकता है, ड्रॉपलेट से हो सकता है जैसे कोविड फैलता है और ये, बट वो थ्योरेटिकल है। जितने केसेस डिटेक्ट होते हैं अभी तक वो क्लोज कांटेक्ट वाले हैं, ड्रॉपलेट वाले ऑलमोस्ट न के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ड्रॉपलेट के लिए जो है बहुत ज्यादा एक्सपोजर चाहिए, बहुत लंबा एक्सपोजर चाहिए, तब हो सकता है ड्रॉपलेट से हो। तो थ्योरेटिकली ड्रॉपलेट से पॉसिबल है, बट पूरी दुनिया में तो अगर हमने ये पता कर लिया कि कैसे हो रहा है तो उनको हम रोक दें, तो वही प्रिवेंशन है कि कैसे अपने आप को बचाएं। तो पहली तो हो गया कि जिनको हुआ है वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। दूसरा, जो भी है इन्फेक्शियस डिजीज का एक प्रोटोकॉल होता है कि कोई इस टाइप की डिजीज होती है उनको हम आइसोलेट कर देते हैं, अलग रखते हैं, अगर हॉस्पिटल में भी आ जाते हैं उनका डायग्नोसिस करते हैं, प्लस उनके जो क्लोज कांटेक्ट में होते हैं उनका भी जो इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं कि उनसे ही दूसरे में फैलने की संभावना होती है। जो लोग कांटेक्ट में आए हैं ऐसे मरीज का, वो अभी थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रहें और लोगों से थोड़ा सा क्लोज कांटेक्ट न रखें, तो इस बीमारी को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल है, देखा जाए तो अभी 2 साल पहले 2022 में भी WHO ने डिक्लेयर किया था और हिंदुस्तान में भी कुछ केस आए थे। तो अभी तो कोई केस नहीं आया, एक सस्पेक्टेड है, एक नहीं अगर 10 भी केस आ जाते हैं तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस तरीके की इन्फेक्शियस नहीं है कि कोविड जैसा जो है पूरी समाज में फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस बहुत ही माइल्ड है, पैनिक क्रिएट ना किया जाए इसको लेकर। सर, एक सवाल ये है कि जानकार ऐसा भी कहते हैं जिनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी है उनको ये बीमारी, ये मंकी पॉक्स नहीं होगा, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ऐसा है और अगर है तो क्यों? हाँ, क्योंकि उसी फैमिली का है तो क्रॉस प्रोटेक्शन होता है, मतलब सेम अगर वायरस इन्फेक्ट किया हुआ है तो जिनको स्मॉल पॉक्स हुआ या जिनको वैक्सीन लगी, क्योंकि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी लाइव वैक्सीन थी, तो वो जैसे इन्फेक्शन होता है उसी टाइप से काम करता था। तो बहुत सी स्टडीज हैं, बहुत सी रिसर्च होती है, क्योंकि 50 साल पुराना है, कोविड जैसा नया नहीं है कि कुछ भी हम संभावनाओं की बात करते रहते थे। ये इसमें जो है काफ़ी रिसर्च हुआ है और रिसर्च में ये पाया गया कि जिनको वैक्सीन लगी है स्मॉल पॉक्स की या जिनको स्मॉल पॉक्स हो गया है, वह करीब 80 to 90% के बीच में, ऑलमोस्ट 86% के आसपास जो है प्रोटेक्टेड है। सो बहुत ही हाई इफिकेसी है। और जिनको एक बार ये हो गया, आपको स्मॉल पॉक्स हो गया था, वो ऑलमोस्ट बहुत ही हाईली प्रोटेक्टिव है। सो क्योंकि वह जो है क्रॉस प्रोटेक्शन देता है, वह एंटीबॉडीज अगर आपके शरीर में, या आपका शरीर जो है उसको याद रखा, एंटीबॉडीज नहीं भी हैं बट वो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है जिसको हम कहते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी जिसकी बात करते हैं, वह अगर आपके शरीर में है तो जब भी इस टाइप के वायरस आते हैं तो एंटीबॉडीज बनता है, वो उनको जो है मार देता है। तो पहले से जानकारी शरीर को अगर है तो हाँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि 80 के बाद से जो है कोई केस भी नहीं हुए इसके। वैक्सीनेशन जो है 1980 में हमने पूरी दुनिया में बंद कर दी थी, क्योंकि पूरी दुनिया से अगर एक डिजीज इरेडिकेट हुई जो पूरी दुनिया से जड़ से समाप्त होगी, तो वह इरेडिकेशन का मतलब होता है जड़ से समाप्त हो जाना, वह है स्मॉल पॉक्स। तो उसके बाद से वैक्सीन नहीं लगा, सिर्फ लैब में उसके वायरस है, लैब वैक्सीन है इसकी जो है कि कभी अगर ऐसा आउटब्रेक हो जाए
क्योंकि आजकल तो बायोलॉजिकल वारफेयर में भी लोग यूज कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो प्रोटेक्शन देता है, अच्छा प्रोटेक्शन देता है। यंग लोगों में चूंकि इतना तेजी से नहीं फैलने वाला है, इसलिए ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सिम्टम्स माइल्ड हैं, इलाज इसका अवेलेबल है। दिल्ली की अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सफदरजंग हॉस्पिटल, आरएमएल और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल जो है वहां पर आइसोलेशन बेड्स और इलाज का जो इंतजाम है वो किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में अगर बात करें तो जीटीबी हॉस्पिटल, एलएनजेपी हॉस्पिटल ऐसे अस्पताल हैं जहां पर बेड्स जो हैं अलग से रखे गए हैं अगर कोई मामला आता है मंकी पॉक्स का उसके लिए। फिलहाल आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को एडवाइजरी भी इसको लेकर जारी की गई है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.